नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इस टॉपिक में मेनली हमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में एक रंगभेद की नीति चल रही थी, यानी अपेर्थाइड की नीति चल रही थी, और किस तरह से अफ्रीकन सिटीजन्स ने, वहाँ के लोकल सिटीजन्स ने इस प्रॉब्लम से अपने आप को ओवरकम किया और वहाँ पे अपने आप के लिए या अपनी कंट्री के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया। ठीक है, पूरा टॉपिक मेनली हमें साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ना है। मैं आप लोग से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूँ, एक एटलस ले लीजिए। ठीक है, एटलस अपने पास रखिए, गूगल मैप पे भी अब आप लोग देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बारे में देखिए कि साउथ अफ्रीका किस कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, किस किस कंट्री के साथ वो घिरा है, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग, सब बच्चे ट्राई करेंगे साउथ अफ्रीका की कैपिटल देखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक। मेनली हम लोग उसमें पढ़ना है स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड। ठीक है, जो रंग भेद की नीति चल रही थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। जो हमारा पहला पॉइंट है वो बता रहा है एपार्थाइड के बारे में। एपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये एक सिस्टम का नाम है। ठीक है, एक व्यवस्था का नाम है जो क्या करती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है, यूनिक टू साउथ अफ्रीका, द वाइट यूरोपियंस। ओके, यहाँ पे देखिए नाम है यूरोपियंस का, सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं है, फ्रेंच नहीं है, डच नहीं है, पूरे यूरोपियंस, मतलब जितने भी यूरोप के सिटीजन्स आए थे उन सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इम्पोज दिस सिस्टम टू या ऑन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए ये सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया गया था। क्या था इस सिस्टम में, देखते हैं। द सिस्टम ऑफ एपार्थाइड डिवाइड्स द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। ठीक है, वो उनके स्किन कलर के बेसिस पे, मतलब जो उनका स्किन कलर होता था उसके ग्राउंड पे, उस ग्राउंड पे उनके साथ क्या करता था, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एपार्थाइड डिवाइड्स, उनको डिवाइड करता था, अलग करता था, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जैसा व्यवहार करता था। ओके, नेक्स्ट, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। ठीक है, फॉरबिडन का मतलब होता है प्रतिबंध करना, मतलब उनको वहां जाने से अलाउ करना, रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे, अगर वो वाइट एरिया में आते थे या वर्क करने के लिए आते थे, उनके साथ कंडीशन थी कि उनको अपना परमिट लेके आना पड़ता था। मतलब एक तरह का पास मिलता था, एक तरह की परमिशन होती थी। अगर उनके पास एक परमिट है तभी वो वाइट की कॉलोनीज में, जो जहाँ पे वाइट रहते हैं उनके एरिया में वो लोग जा सकते थे, और सिर्फ अपने वर्क पर्पस के लिए ही उनको अलाउड था विद परमिट। अगर आप वर्क पर्पस के लिए उनके साथ उनके एरिया में जा रहे हैं, अगर आपके पास परमिट भी नहीं है तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, या इन लोगों के साथ ऐसा होता था। जैसे ट्रेन्स में, बस में, टैक्सीज में, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह, मतलब जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हुआ करती थी उस समय के, वहाँ पे सब जगह उनको जाना रिस्ट्रिक्शन था या अलाउड नहीं था। अगर वो लोग जाते थे तो सिर्फ वर्क पर्पज से विद वैलिड परमिट के हिसाब से। ओके ओके, इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद। ठीक है, कुछ अलग करना, सेपरेट करना। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे ह्यूमंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है या अलग अलग किया जा रहा है। ठीक है, एक उस समय की पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, इसका नाम है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे इंडिया में, जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था या फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तो इंडिया में भी एक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे उसमें, उनके फादर थे, ऐसे बहुत बड़े लोगों की यहाँ पे पार्टी थी। वैसे ही एक पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये कहाँ पे वर्क कर रही थी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका में करती थी, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बहुत बड़ा, एक बहुत जाइंट ऑर्गेनाइजेशन था, दैट लीड्स द स्ट्रगल अगेंस्ट दिस पॉलिसी या द पॉलिसी। तो जो पॉलिसी थी कौन सी, ये, ठीक है, एपार्थाइड पॉलिसी, जो रंग भेद, मतलब कलर के हिसाब से, ह्यूमन बीइंग के कलर के हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उस पॉलिसी के खिलाफ ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग जो लोग कर रहे थे। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन द ANC, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, मैनी वाइट्स इंक्लूड मैनी वाइट्स आल्सो ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए सारे वाइट्स इस प्रैक्टिस को नहीं फॉलो कर रहे थे,
उसमें से कुछ ऐसे वाइट्स थे जो सेंसिटिव थे, इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सेंसिटिव थे कि नहीं स्किन के कलर के हिसाब से आप किसी ह्यूमन बीइंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, या उसको एक एरिया में जाना या ना जाना इस बेसिस पे आप उसको नहीं कर सकते कि उसके कलर का या उसके स्किन का जो कलर है वो अलग है। तो ऐसे मूवमेंट्स में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चला रही थी, उस मूवमेंट्स में बहुत सारे वाइट्स भी थे जो इस मूवमेंट में जुड़े थे टू अपोज एपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द स्ट्रगल। ठीक है, तो उस स्ट्रगल में ये पॉइंट्स भी मतलब वाइट अफ्रीकन्स भी इंक्लूड, वाइट जो मेंबर्स थे यानी वाइट यूरोपियंस थे वो भी कभी न कभी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते थे। आप जानते हो जैसे हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो यूरोपियंस थे। ठीक है, उसमें से कुछ बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच थे। ठीक है, ऐसे यूरोप कंट्री से बहुत सारे सिटीजन्स थे, पर्सन्स थे जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अगेंस्ट में लड़ रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, यूरोपियंस के अगेंस्ट में, जो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, जो अत्याचार हो रहा था। सेम आप अफ्रीका में देखेंगे कि अफ्रीका में भी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी अफ्रीका में, जो स्ट्रगल कर रही थी इस पॉलिसी के खिलाफ या इस मूवमेंट के खिलाफ, उनके अगेंस्ट ये सब चीज़ें चल रही थी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से, जो एपेथेटिक प्रॉब्लम थी, उसको स्ट्रगल करते करते कैसे साउथ अफ्रीका ने एक अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, अपने आप को एक फ्री डिक्लेयर किया, जितने भी वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज थे उनको अपने आप से फ्री डिक्लेयर किया, और साउथ अफ्रीका ने अपने आप को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर करते हुए अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट एपेथाइड हैज इंक्रीज्ड, द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट दे कुड नो लॉन्गर, ठीक है, नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू डिप्रेशन। धीरे धीरे जब ये स्ट्रगल चल रहा था तो उस समय यूरोपियन गवर्नमेंट को ये चीज रियलाइज हो गई कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉलिसी, कौन सी जो एपेथेटिक पॉलिसी थी, जो रंग भेद की नीति थी, उसके बिहाव पर हम यूरोपियंस या हम जो वाइट पर्सन्स है वो यहाँ पे स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, उनको अपने यहाँ से जाना ही होगा किसी तरह। आफ्टर 20 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट, नेल्सन मंडेला आप जानते होंगे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। नेल्सन मंडेला जी जो 28 साल तक इम्प्रिजन में थे। क्यों इम्प्रिजन में थे? क्योंकि वो इस पॉलिसी की, जो यूरोपियंस थे उनके अगेंस्ट में ये सारी बातें करते थे, और इसके लिए उनको 28 ईयर्स तक इम्प्रिजमेंट किया गया था, जेल के अंदर रखा गया था। वो फ्री होते हैं, ठीक है, वॉक आउट to the jail as a free man finally the midnight of 26 अप्रैल 1994। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। 26 अप्रैल 1994 the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, making the newly born democratic in the world। 26 अप्रैल 1994 को, ठीक है, नेल्सन मंडेला जी बाहर आए 28 साल के जेल के बाद, और यूरोपियन कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका को फ्री कंट्री डिक्लेयर किया, जैसे इंडिया को अगस्त में किया गया था, वैसे ही 26 अप्रैल 1994 को उन्होंने इसको फ्री डिक्लेयर किया, और एक नया देश, दुनिया के नक्शे पे एक नया देश 26 अप्रैल को आया, जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। इसका पूरा नाम पढ़ते हैं, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स appealed to fellow black to forgive, ठीक है, माफ कर देना, छोड़ देना या भूल जाना, forgive the whites for the autocracies these has committed while the power। साउथ अफ्रीका के जो लीडर्स थे, ठीक है, जो जैसे हमारे नेल्सन मंडेला जी, और जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस थी, उसके जो बहुत टॉप लीडर्स थे, उन्होंने अपनी पब्लिक से, ठीक है, जनता से ये निवेदन किया, आग्रह किया कि हमें माफ कर देना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, किसको? वाइट्स को, यानी जो यूरोपियंस थे उनको, जो भी उन्होंने हमारे ऊपर इससे पहले अत्याचार किए हैं, और उनको भूल कर, उनको माफ करके ये सारी चीज़ें पीछे छोड़कर हमें एक नए देश के लिए, एक नए साउथ अफ्रीका के लिए अगला कदम बढ़ाना चाहिए। और ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि देखिए ब्लैक एंड वाइट का डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा था? यूरोपियंस कर रहे थे। अगर सपोज करिए आज़ाद होने के बाद अफ्रीकन्स भी यही शुरू कर देते, ब्लैक एंड वाइट की जो पॉलिसी थी वो अफ्रीकन भी शुरू कर देते, तो क्या सीख मिलती? जो उनका नेशनल मूवमेंट था वो इस बेसिस पे था, इस ग्राउंड पे था कि ह्यूमंस को
उसके स्किन कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और अगर वही काम वो इंडिपेंडेंट होने के बाद करते हैं तो उनके ऊपर फिर से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए वहाँ के लीडर्स ने ये बात मानी कि हमें फॉरगिव करना चाहिए जितने भी हमारे फेलो यूरोपियंस थे उनको उनके प्रॉब्लम्स के लिए, और हमें एक नया साउथ अफ्रीका बनाना चाहिए। दे सेड दैट लेट्स बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वेलिटी। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है इक्वेलिटी। हमें इक्वेलिटी के ग्राउंड पे, ठीक है, समानता के भाव को रखते हुए एक नया साउथ अफ्रीका बनाना होगा ऑफ ऑल रेसेस एंड मेन वुमेन ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स। हमें सभी रेस, मतलब जितनी भी वहाँ पे रेसेस हैं, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, जितने भी रेसेस हैं उनके बिहाफ पर, मेंस के बिहाफ पर, वुमेन्स के बिहाफ पर एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखते हुए, सोशल जस्टिस की वैल्यू को देखते हुए और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए एक नया साउथ अफ्रीका बनाना चाहिए। ये थॉट्स थे, ये विजन थे किसके? साउथ अफ्रीका के जो न्यू लीडर्स बॉर्न हुए या नए चल रहे थे। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन 26, देखिए क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका फ्री हुआ। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को 28 ईयर्स के बाद उनको जेल से छोड़ा गया और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका एक नई कंट्री के रूप में, एक नई डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आज़ाद हुआ, जैसे भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में। देखिए यहाँ पे मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को वो आज़ाद हुआ। और उस आज़ादी के बाद, इस आज़ादी के बाद आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर हैड। और उन्होंने डिस्कशन डिबेट करने के बाद, जब उनकी कंट्री आज़ाद हुई उसके बाद डिस्कशन डिबेट करने के बाद उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लगभग 2 साल लगे, ठीक है, 2 years। और आप लोग से मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, देखिए हम लोग आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ उसकी डेट आप लोग बताएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये 3 डेट हैं। मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 15 अगस्त 1947, हमारा संविधान बन के तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। ठीक है, वो समय आप लोग मुझे कमेंट्स में बॉक्स में दिखाएंगे। जैसे साउथ अफ्रीका के संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 years। आफ्टर 2 years, मतलब डिस्कशन एंड डिबेट के बाद एक नए संविधान के रूप में साउथ अफ्रीकन बाहर आते हैं या आते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव द सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन द कंट्री। टुगेदर दे डिसाइड दैट इन द सर्च ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, उनके साथ कोई एक्सक्लूजन नहीं होगा, मतलब जो अलग सेग्रीगेशन वाली जो भावना थी वो खत्म करके, एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डोमिन। ठीक है, डोमिन मतलब किसी का प्रभुत्व नहीं होगा, कोई अलग नहीं रहेगा, सब लोग को इक्वल राइट्स, इक्वल वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, जिसके साथ गवर्नमेंट जो होगी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, अपने सिटीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मेन वैल्यूज थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज हमारा टॉपिक। अगर आप ये चाहें, ये आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही ये प्रीएम्बल है किसका? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की आपको कुछ बेसिक डिटेल्स पता करनी हो तो आप उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स, मतलब प्रीएम्बल्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल जाता है, बहुत गहरी समझ मिल जाती है कि एक्चुअल में ये आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया है उसमें क्या मेन बातें की गई हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आप लोग पढ़ सकते हैं। वैसे ही आपको हमारे इसी आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इसके प्रीएम्बल के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। आप एक बार प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ऐसे ही आप लोग आगे वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे उनको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे सभी वीडियोज़ की। ओके, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।